हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, इस वीडियो में आज हम मॉडल पेपर जो है हमारा वो 8 रहेगा और पार्ट नंबर हमारा 15 रहेगा। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। आप सभी के लिए हेल्पफुल, और ये वीडियो टीजीटी पीजीटी आर्ट एग्जाम सभी के लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी कथन क्या है कि मृणालिनी मुखर्जी की कृतियाँ तरलता के विलक्षण गुण से प्रेरित हैं। ठीक है, अब हम इसका कारण देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मृणालिनी मुखर्जी की बात की जा रही है, तरलता के विलक्षण से गुण से प्रेरित है इनकी कृतियाँ, तो ये बिल्कुल सही है। चूँकि आकृतियाँ उच्च लयात्मक स्वरूप में एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं तथा एक दूसरे में उभर कर आती हैं, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मृणालिनी मुखर्जी की बात की जाए तो ये मूर्तिकार के रूप में फेमस है। इनके जन्म की बात की जाए तो 1949 में इनका जन्म हुआ था और 2015 में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने कहाँ से ली थी? एमएस विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ली थी। ठीक है, चलिए अब क्या है, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? तो भैया हमारे राजा भोज हो जाएंगे। ठीक है, भोज, राजा भोज। ठीक है, अब क्या है कि भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? ये चक्र जो है जिसमें ये 24 तेलियाँ होती हैं, किसका प्रतीक है? तो चक्र ये निरंतर गति का, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, भारतीय तिरंगे झंडे में रंग कितने होते होंगे? आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। देखती हूँ मैं आप लोगों को कितना इसका आंसर जो है राइट बताते हैं। भोपाल स्थित भारत भवन के संस्थापक कौन है? मैंने आपको बताया ना कि भारत भवन कहाँ है हमारा? भोपाल में, और भारत कला भवन बनारस में। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? भारत भवन की 1982 में। ठीक है, 1982 में हुई थी, और इसके जो निर्देशक थे वो कौन हो जाएंगे? जी स्वामीनाथन। या संस्थापक कौन हो जाएंगे? जी स्वामीनाथन हो जाएंगे। अब क्या है कि मातिस कला किस आंदोलन के अग्रणी थे? यानी कि यहाँ पे मातिस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा दिया गया है अग्रणी, यानी कि आपको पता है ना कि मातिस कौन है? हमारे फापवादी कलाकार हैं। ठीक है, फापवाद के ये जनक माने जाते हैं। मैंने प्रभाववाद, दादावाद, फापवाद और अति यथार्थवाद, जितने भी दाद हैं वेस्टर्न आर्ट के, अगर आपने नहीं देखे होंगे जितने भी बाद हैं तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, तो ये हमारे फापवादी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रोग्राम, प्रसिद्ध प्रोग्राम यानी कि आर्ट अटैक, ये टीवी प्रोग्राम है आर्ट अटैक की, किस पर आता था? ये डिज्नी पर आता था। ठीक है, ये किस पर आता था? डिज्नी पर आता था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, मैंने आपको बताया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहाँ है? आपको गुजरात मिलेगा या अहमदाबाद मिलेगा। यहाँ क्या है? अहमदाबाद, तो हमारा अहमदाबाद राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। ठीक है, 1961 में की गई थी। कहा जाता है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत ये स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, अब क्या है कि जॉन सेल्फेल्डर ने किसका आविष्कार किया है? तो किसका क्या है? लिथोग्राफी का, 1796 में। सेल्फेल्डर ने कब किया है? 1796 में किया है। ठीक है, उस जगह का नाम बताइए जहां भारत कला भवन है। तो भारत भवन हमारा कहाँ है? भोपाल में। भारत भवन भोपाल, और कला भवन बनारस में है। ठीक है, और भारत कला भवन के निर्देशक पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? रायकृष्ण दास हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अब ये मैचिंग आ गया। ठीक है, चलिए अब हम पहले मुगल का मिलाते हैं। मुगल का सभी को पता होगा, जहांगीर, यानी कि पहले का दूसरा किस में है? तो देखिए एक ही में ही है, फर्स्ट वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है, और मेवाड़ का हमारा कौन हो जाएंगे? यानी कि दूसरा हो जाएगा जगत सिंह। किशनगढ़ के लिए सावंत सिंह, और कोटा के लिए उमेश सिंह। ठीक है, मेवाड़ जो किसकी शैली है? ये राजस्थानी शैली है, और किशनगढ़ हमारी जो है कि ये भी राजस्थान के लिए, और किशनगढ़ की ही कौन सी क्षेत्र फेमस है? बनीठनी। और कोटा हमारे लिए शिकार के लिए है, और इसका किससे संबंध है? उमेश सिंह से। ठीक है, सभी को अच्छे से पढ़ना है। अब क्या है कि पिक्सेल का क्या मतलब होता है? तो डिजिटल चित्र के जो सबसे छोटे अवयव होते हैं ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं? पिक्सेल बोलते हैं। निम्नलिखित कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? प्रकार नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? कांचीपुरम हो जाएगा। ठीक है, कांचीपुरम हो जाएगा, क्योंकि ये एक मंदिर है।
कांचीपुरम में एक स्थान है, ये एक कलमकारी कला का प्रकार नहीं है। वैकुंठ पेरुमंडल कहाँ है, तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा, ये हमारा कांचीपुरम में हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, कला का एक प्रकार नहीं है, तो वो हमारा कांचीपुरम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और वैकुंठ पेरुमंडल कहाँ है हमारा, ये भी हमारा कांचीपुरम में है, दोनों ही अलग अलग है। कहा जाता है कि ये जो कांचीपुरम में जो मंदिरों का निर्माण किया गया, कैलाश मंदिर जो है उसके किनारे ही किया गया है। ठीक है, और ये शिव को समर्पित है। संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह बताना है हमें, तो कौन कौन से हमारे कलाकार हो जाएंगे, सभी को पता है पिकासो हमारे घनवादी कलाकार हैं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब ये हमारे कौन हो जाएंगे, इसमें भी देखिए पिकासो हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तातलीन, बोचियोनी, जोआत, ये भी नहीं होगा। तो हमारे क्या हो जाएगा, मालेविच, गाम्बो या गेम्बो और रेड चैनको, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचायतन प्रकार का है। ठीक है, पंचायतन एक पंचायतन ठीक है, पंचायतन की बात की जा रही है। तो देवगढ़ और कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है, पंचरथ किसे कहा जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। और पंचायतन प्रकार का मंदिर कौन सा है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, गंधार कला का संबंध किससे है, तो देखिए ग्रीक रोमन भी हो जाएगा, इंडो ग्रीक भी हो जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है, और इसमें भी अगर दोनों है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं इसका आंसर। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था, तो केसरी राजाओं ने कराया था इसका। ठीक है, गोल गुम्बज कहाँ है, तो ये गोल गुम्बज कहाँ है, ये कर्नाटक में है, बीजापुर कर्नाटक में है। अगर यहाँ पे कर्नाटक है तो कर्नाटक हो जाएगा, वरना पूछा जाता है गोल गुम्बद का संबंध किससे है, तो ये बीजापुर आपको याद रखना है। ठीक है, बीजापुर आपको याद रखना है। कहा जाता है कि अगर यही पूछ लिया जाए कि गोल गुम्बद के वास्तुकार कौन है, इसका निर्माण किसने कराया था, तो आदिल शाह ने करवाया था इसका निर्माण, या इसके वास्तुकार कौन है, आदिल शाह हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या कि इनमें से कौन सा प्रसिद्ध जंगलवादी, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, देखिए फाबवादी कहा, जंगलवादी कहा जाए, किसकी बात की जा रही है, मातिस की बात की जा रही है। अब हमारे कार्टून, देखिए सभी को पता होगा कार्टून के नियम, पहले हमें एक देखते हैं। कार्टून के नियम सभी को पता होगा, कौन हो जाएंगे हमारे, मारियो मिरांडा। ठीक है, तो पहले का तीसरा हम देखेंगे किस में है, देखिए दो में है हमारा, पहले का तीसरा और मतलब बी और डी है। ठीक है, अब हम एक देखते हैं हम। ठीक है, अब क्या हमारा लोगो क्या होता है, एक पॉल रैन, तो यानी कि बी का चौथा किस में है, देखिए ये भी दोनों में है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। बुक जैकेट डिजाइन के लिए विलियम एडिसन डिकिंस, यानी कि अब ये तीसरे का दूसरा, अब ये हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब लोग मैच कर लीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं, पेरिस का नात्रे-दम ये क्या है, तो ये क्या है, ये कैथीड्रल है। ठीक है, ये कैथीड्रल है। मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक नामक मशहूर पेंटिंग के पेंटकार कौन है, तो पार्मिजियानो। जापानी कला इकेबाना क्या है, ये पुष्प संयोजन है। वान गो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, सनफ्लावर, इनका बहुत फेमस है। ठीक है, नाइट कैफ़े इनका बहुत फेमस है। पोटैटो ईटर जिसको आलू बख्शी भी कहा जाता है, और तारों भरी रात इनका बहुत फेमस है। सरोज वृक्ष का मार्ग बहुत फेमस है। और अच्छा, इनके जन्म की बात की जाए तो 1853 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, नीदरलैंड मिलेगा आपको, नीदरलैंड मिलेगा या हॉलैंड मिलेगा, दोनों में से एक ही मिलेगा, तो आप लोग एक ही लगाइएगा। ठीक है, और ये हमारे कौन से कलाकार हैं, उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। अब क्या है कि प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय क्या होता था, तो वातावरण प्रकाश होता था। प्रभाववादी वाला भी आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। कहा जाता है प्रभाववाद का उदय किससे हुआ है, सूर्योदय का प्रभाव इसका पहला चित्र माना जाता है। माने और मोने इसके फेमस आर्टिस्ट हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा ये वीडियो। और 1872 में माना जाता है प्रभाववाद का जन्म हुआ था। ठीक है, अब क्या है कि पत्थर तोड़ने वाले, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टोन ब्रेकर्स, ये किसका है, गुस्ताव कुर्वे का है। और गुस्ताव कुर्वे हमारे किस बात के हैं, यथार्थवादी कलाकार हैं ये। ठीक है, यथार्थवादी कलाकार हैं। अगर आपने नहीं देखा है यथार्थवाद वाला वीडियो तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अच्छा, गुस्ताव कुर्वे के जन्म की बात की जाए तो 1819 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका ओरना का भोजन, ओरना का दफन संस्कार बहुत फेमस इनका चित्र है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। पाइप पीने वाला आदमी बहुत इनका फेमस है। ठीक है, इम्प्रेशन सनराइज का चित्रण किसने किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोद मोने हो जाएगा, यानी कि सूर्योदय का प्रभाव किसका है, ये क्लोद मोने का, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। आप लोग इसके आंसर जो है ना, मतलब नाम जो है पूरा लर्न कीजिएगा, क्लोद मोने और एडवर्ड माने। ठीक है,
अभिव्यंजनावाद का आरंभ किस देश में हुआ है? तो जर्मनी में हुआ है। और इटली में हमारा किसका हुआ है? भविष्यवाद, फ्यूचरिज्म का हुआ है। ठीक है। और यथार्थवाद का फ्रांस में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? लूव्र संग्रहालय। लूव्र संग्रहालय हमारा न्यूयॉर्क में नहीं है, तो कहाँ हो जाएगा? ये पेरिस में हो जाएगा। ठीक है। और यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। म्यूजियम द ओर्साय जो है ये हमारा पेरिस में है। टेट मॉडर्न गैलरी लंदन में है। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। ठीक है। ब्रिटिश दृश्य चित्र का जनक किसे कहा जाता है? तो रिचर्ड विल्सन को कहा जाता है। अब देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे 2-4 जो है वो क्लियर करती हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे आपके कितने आंसर क्लियर करती हूँ। ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक पूछा जाए या पिता पूछा जाए? जनक या पिता कौन हो जाएंगे? रिचर्ड विल्सन हो जाएंगे। इनके कौन हो जाएंगे? रिचर्ड विल्सन हो जाएंगे। आधुनिक दृश्य चित्रण का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पे आधुनिक लगा देती हूँ मैं, तो कौन हो जाएगा? क्लोद गैरी लोरा। क्लोद गैरी, देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा मेरी, बस आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। क्लैड गौरी लोरा। ठीक है। अच्छा देखिए, आप लोग नोट डाउन करिएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं बनना है, मैं आपको बताती हूँ। ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक और पिता रिचर्ड विल्सन। आधुनिक दृश्य चित्रण का जनक क्लोद गैरी लोरा। ठीक है। अब ये पूछा जाए कि दृश्य चित्रण का विशेष महत्व किस परंपरा में है? तो इंग्लिश चित्रण परंपरा में है। और दृश्य चित्रण का दूसरे कलाकार कौन से हैं? तो हमारे निकोलस पुसिन हो जाएंगे। दूसरे कलाकार निकोलस पुसिन हो जाएंगे। और ब्रिटिश दृश्य चित्रण के लिए कौन फेमस है? जॉन कॉन्स्टेबल और टर्नर। ठीक है। चलिए, द स्क्रीम किसका है? ये एडवर्ड मून का है। मैंने बताया है ये 4 संस्करणों में जो है बटा हुआ है, भागों में है, यानी कि 4 बार इस चित्र को बनाया गया है, अलग अलग माध्यम में बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, मैं इनके कुछ इनके चित्र बताती हूँ। जैसे द चीज स्क्रीम बातें की है, और जीवन की चित्रावली बहुत फेमस है। यौवन प्राप्ति, मृत्यु का कमरा इनका बहुत फेमस है। मृत्यु का कमरा बहुत फेमस है इनका। बीमार लड़की इनका बहुत फेमस है। लेटी हुई लड़की, देखिए लेटी हुई लड़की किसका है? लेटी हुई लड़की रैम्ब्रा। ठीक है, रैम्ब्रा। और बीमार लड़की किसका हो जाएगा? मूंख का। ठीक है। लेटी हुई लड़की रैम्ब्रा और बीमार लड़की किसका हो जाएगा? मूंख का। चलिए, जब जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें और कृतियों में रखी गई हैं, जिन्होंने 1885 से 900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली को विकसित किया। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या लगाना है? जर्मन अभिव्यक्तिवादी कलाकार कौन से हो जाएंगे? तो वो कौन से हो जाएंगे? विंसेंट वान गो और एडवर्ड मूंक हो जाएंगे। ठीक है। और अभिव्यंजनावाद का जन्म पूछा जाए तो जर्मनी पे जाना है आपको। पुनर्जागरण काल का शिखर काल क्या है? तो 1500 से 1527। तो कुछ लोग इसका ए आंसर मानते हैं, 1480 से 1507। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी ही है। आप लोग क्या आंसर लगाएंगे एग्जाम में, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। माइकल एंजेलो के द्वारा निर्मित डेविड मूर्ति की कुल ऊंचाई कितनी है? तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ 18 फुट हो जाएगा। वैसे इसकी जो है ये 17 फुट है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर जो है वो 15 फुट माना है। ठीक है, आपको 17 पे जाना है। ठीक है, 17 नहीं है तो आप 18 पे जाइएगा। इटली में बरोक कला कब पनपी? तो 16वीं सदी में पनपी। वर्जन ऑफ द रॉक्स किसका है? अगर आपने नहीं देखा, इसके 2 वर्जन है, तो आप ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया, डेविड की भी बनाई। आप लोग शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिए करिएगा। ये क्या है, आपके कम टाइम में काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और कुछ चित्र आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में भी आएगा कि कौन सा चित्र क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ताकि आप लोग कलाकारों के वर्क को अच्छे से पहचान पाएँ। वर्जन ऑफ द रॉक्स किसका? लियोनार्डो दा विंसी का। और ये हमारे कौन से कलाकार हैं? हाई रेनेसा कला। मोनालिसा इनका है, ये भी इनका बहुत फेमस है, इन्हीं का ही है। ठीक है। यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल की? 470 ईसा पूर्व काल की है। स्नानार्थी, कुछ लोग इसका आंसर जो है ड्यूरर बताते हैं, जो कि गलत है। स्नानार्थी किसकी है? माइकल एंजेलो की है। ठीक है, माइकल एंजेलो भी हमारे कौन हैंगे? ये हमारे हाई रेनेसा के हैं। देखिए हाई रेनेसा के यानी कि पुनरुत्थान काल के चरम पुनरुत्थान काल या हाई रेनेसा के पूछा जाए तो माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी और रैफेल, ये हमारे तीनों जो हैं चरम पुनरुत्थानवादी कलाकार हैं, जिसको हाई रेनेसा बोला जाता है। ठीक है।
पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो जिंद अवेस्ता है। पुनरुत्थान कला का केंद्र क्या था? तो इटली था। कौन से दो कलाकारों में कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था? तो लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो हो जाएंगे। ठीक है, लियोनार्डो दा और विंची और माइकल एंजेलो ये फेमस आर्टिस्ट हैं और हर एग्जाम में इनसे ज़रूर बनता है। तो आप इन लोगों के चित्र वीडियो ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में हैंगे। निम्नलिखित में से किस के दौरान चित्रकारी तकनीक में टेक्सचर आलेख और कोलाज की बात की गई है? देखिए, कोलाज के लिए मैंने आपको बताया था। कोलाज के आविष्कारक कौन है? ब्रॉक। ठीक है, ब्रॉक हो जाएंगे। और यहाँ पे ब्रॉक हमारे किस बात के हैं? घनवादी कलाकार है ना, पिकासो और ब्रॉक, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? घनवादी। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोलाज की बात आ रही है तो आपको घनवाद पे जाना है। अल्तामिरा गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक है? तो जंगली भैंसा। फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया? तो फ्रायड हमारे किस बात के हो जाएंगे? ये जो है अति यथार्थवाद से इनका संबंध है। ठीक है, यानी कि 46 का जो है हमारा आंसर ए वाला हो जाएगा। और कहा जाता है अगर जैसे पूछ लिया जाए कि अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने किया था? तो ब्रेतो ने किया था। ब्रेतो ने किया था। कब किया था? ये भी आपको याद रखना है, 1924 में। 1924 में। अभिव्यक्ति अति यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन। ठीक है, और इसके फेमस आर्टिस्ट कौन है? इसके हैं सल्वाडोर डाली, जिसका जन्म कब हुआ था? 1904 में हुआ था। ठीक है, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु का शिष्य कौन था? यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? अरस्तु का शिष्य। तो इसका आंसर हमारा राइट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा प्लेटो हो जाएगा। अरस्तु किसका शिष्य था? यानी कि इसकी अरस्तु के गुरु की बात की जा रही है, तो प्लेटो इसके गुरु हो जाएंगे। और ये कौन है? ये एक यूनानी दार्शनिक है, आप लोगों को याद रखना है। अब क्या है कि निम्नलिखित, चलिए यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे बोल देती हूँ। 48 में हमारा क्या है? 48 में पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय चित्रकला में सड़ंग में वर्ण के निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किसका वो हो जाएगा? वर्ण का भंग हो जाएगा। ठीक है, रस कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको बताया है। भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं? 8 होते हैं, लेकिन रस हमारे कितने होते हैं? 9 होते हैं। जितने ही भाव होते हैं उतने, जितने ही रस होते हैं उतने ही हमारे भाव होते हैं। आप सभी को याद रखना है। रस के जनक किसे कहा जाता है? रस के राजा किसे कहा जाता है? भरत मुनि को कहा जाता है। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है। और यथार्थवादी कहाँ हुआ है? नाट्यशास्त्र में। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? मूल तत्व क्या हो जाएगा? रेखा। टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो किसका होता है? एक्रेलिक का होता है। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? ह्यू। श्रेय पर्दु कास्टिंग की प्रक्रिया है किसकी है? ये कांसे की। भारतीय समकालीन कला के अंत में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? निरोध मजुमदार ने 1943 में। ठीक है, थ्री वुमेन तेल चित्र है ये, थ्री वुमेन, जिसका माध्यम तेल है। और ये किसकी है? अमृता शेरगिल की है। अमृता शेरगिल के भी मैं दो पार्ट बनाए, अगर आपने नहीं देखे तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। विनोद बिहारी मुखर्जी ने 1946 की मिडिवल स्टैंड्स भित्ति चित्र किस तकनीक में बनाया है? तो फ्रेस्को ब्यूनो में बनाया है। ठीक है, सन की बात की जाए 1946 में बनाया है, याद रखना है आपको। पोइट ऑन द आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, कागज पर जल रंग चित्र बनाने में चित्र थे। पोइट ऑन द आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड किसका है? ये गगेंद्र नाथ का है। गगेंद्र नाथ हमारे भारत के घनवादी कलाकार हैं। ठीक है, और इनको कार्टून मतलब भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट कलाकार भी कहते हैं। एम एफ हुसैन आधुनिक भारतीय कला के प्रतीक बन गए क्योंकि वे विचारों तथा अभिव्यक्ति में आवागर्द थे। तो सही है ये, क्योंकि उन्होंने अपने कला का करियर प्रारंभ संघर्ष और गरीबी से किया। तो ये भी बात सही है। देखिए, अगर हम किसी, जैसे अब आप लोगों को सिलेक्शन पाना है तो आप हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। आप लोग नींद, मतलब कितना, जैसे आप लोगों को नींद आती है तो आप लोग नींद सोते नहीं होगे, सोचते हो कि पढ़ लें थोड़ा सा तो हमारा इस बार सिलेक्शन है। कुछ लोग पढ़ाई के चक्कर में खाना भी नहीं खा पाते हैं। कुछ लोगों का आना जाना बंद हो जाता है बाहर का कि भाई पढ़ लें, घूमने फिरने से क्या है। तो इसी तरीके से इन्होंने भी, आज जो एम एफ हुसैन है यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारी परेशानियों का, समस्याओं का सामना किया है, कठिनाइयों का, तब यहाँ आकर पहुँचे हैं। शिल्प कथा तथा रूपावली पुस्तकों के रचयिता कौन है? नंदलाल बोस हैं। 1882 में इनका जन्म हुआ था। शिल्प कलाकार किसे कहा जाता है? नंदलाल बोस को कहा जाता है। बाबू मोशाय किसे कहा जाता है? नंदलाल बोस को कहा जाता है। अगर आपने नंदलाल बोस वाला वीडियो नहीं देखा है तो कमेंट उसमें ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, और इससे आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बताइएगा मुझे इस वीडियो में से आपके कितने आंसर राइट हुए।
और कितने आपके डाउट क्लियर हुए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वॉचिंग माय